जरूरी दवाएं थीं, जीवन रक्षक दवाएं थीं, वो बाजार से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। फालतू की दवाएं, बेकार की दवाएं बाजार में भरी जा रही हैं और भारत के लोगों का सादा खून चूस चूस कर ये विदेशी कंपनियां लूट कर ले जा रही। जिन कंपनियों के हाथ में ये सारी की सारी पेटेंट व्यवस्था आई है, इन कंपनियों के कुछ आंकड़े निकालने की कोशिश की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि ये कितना हमारे देश में पेटेंट की व्यवस्था से लूटने के लिए तैयार बैठे हैं पैसे को, और कितना पैसा ये हमारे देश से लेकर जा रहे हैं। हमारे देश की सरकार एक गलत बात पूरे देश में प्रचारित कर रही है। वो ये बात प्रचारित कर रही है कि भारत में विदेशी कंपनी आती है तो पैसा लेके आती है और उनके पूंजी से देश का विकास होता है, और उस पूंजी के विकास के कारण हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं पेटेंट एक्ट की। मैं आपको कुछ 2-4 विदेशी कंपनियों के नाम लेके बताता हूँ कि जो आती हैं भारत में तो पूंजी क्या लाती हैं और लेके कितनी चली जाती हैं। एक विदेशी कंपनी है फाइज़र, हमारे देश में आई सन 1950 में, और 1950 में इसने व्यापार शुरू किया मात्र 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए की पूंजी निवेश करके फाइज़र ने भारत में व्यापार शुरू किया। आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं कि फाइज़र जैसी इतनी बड़ी कंपनी, अमेरिका की, यूरोप की इतनी बड़ी कंपनी भारत में सिर्फ 2 लाख रुपए लेके आई। हाँ, इनका भारत के पूंजी बाजार में जब प्रवेश हुआ तो इनिशियल पेड अप कैपिटल भारत में आने के समय जो उन्होंने रकम लाई बाहर से, अमेरिका से, वो 2 लाख रुपए की थी, और 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया 1950 में। और 1 साल में ही इन्होंने, सिर्फ 1 साल के व्यापार में भारत से जो पैसा अमेरिका ट्रांसफ़र कर दिया वो 585 लाख रुपए, एक ही साल। 585 लाख रुपए माने 5 करोड़ 85 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लेके आए, 585 लाख रुपए पहले ही साल में कमा के ले गए। माने उनकी जो भारत में पूंजी लगी उस पर कितने 100% वो लूट कर ले गए, अंदाजा लगाइए। और आज इस पेटेंट व्यवस्था में सबसे बड़ा फायदा जो हो रहा है, माने जिस अमेरिकन कंपनी के लिए पेटेंट कानून बदला गया वो यही कंपनी है फाइज़र। तो जब आने के पहले साल में हजारों प्रतिशत मुनाफा वो ले जाती है, तो आज तो उसकी भारत देश से ले जाई जाने वाली रकम सैकड़ों करोड़ रुपए में, 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो दिखाते हैं पिछले साल के उनके बैलेंस शीट में। आए थे 2 लाख रुपए लेकर, अब 2009 के साल में, 2008-2009 के साल में नेट प्रॉफिट वो 180 करोड़ ले गए, और पहले ही साल में 585 लाख रुपए ले गए। आप अंदाजा लगाइए, पूंजी वहां से वो लाते नहीं है, यहां से लूट कर ले जा रहे हैं, और इसीलिए वो भारत में आ रहे हैं। भारत में कोई धर्मादा खाता खोलने के लिए नहीं आ रहे। और एक कंपनी का बताता हूं, बायर नाम की एक कंपनी है, ये भारत में आई 1958 में। 4 लाख रुपए की इसकी पूंजी भारत में लगी और पहले ही साल में 232 लाख रुपए इसने कमा लिए बायर ने। फिर उसके बाद एक कंपनी है ग्लेक्सको, ये भारत में आई 1947 में और 36 लाख की पूंजी से इसने व्यापार शुरू किया और पहले ही साल में 394 लाख रुपए इसने लूट लिए इस देश में से, पहले ही साल, व्यापार के पहले ही वर्ष में। फिर एक साइनामिड नाम की कंपनी है, इसने भारत में 1947 में व्यापार शुरू किया 1,50,000 रुपए से और पहले साल में इसने 175 लाख रुपए ले लिए इस देश में से कमा के। फिर एक रिचर्डसन हिंदुस्तान करके कंपनी है, 1964 में शुरू हुई। आप हंसेंगे, 20,000 रुपए से इसने व्यापार शुरू किया रिचर्डसन हिंदुस्तान ने और पहले ही साल में इसने 50 लाख रुपए कमा लिए नेट प्रॉफिट के रूप में। सैंडोज ने 1947 में भारत में व्यापार शुरू किया मात्र 10 लाख रुपए से और पहले ही साल में सैंडोज ने 117 लाख रुपए कमा लिए। फिर उसके बाद सीबा गायगी ने 1947 में काम शुरू किया 3 लाख रुपए से और सीबा गायगी ने पहले ही साल में 196 लाख रुपए कमा लिए इस देश में से। तो विदेशों से आने वाली कंपनियां बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आती हैं और उससे कई गुना ज़्यादा पूंजी पहले ही साल में ले जाती हैं। तो पूंजी बाहर से भारत में आती नहीं है, भारत की पूंजी बाहर जाती है। और अब ये जो नया पेटेंट कानून आ गया, इसके बाद तो ये लूट और ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि पुराने पेटेंट कानून में तो इन कंपनियों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रहता था, नए पेटेंट कानून का तो वो सारा नियंत्रण ही खत्म हो गया।
आपके मन में एक प्रश्न आएगा, वो ये कि पेटेंट की व्यवस्था तो नई दवाओं पर होती है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ये बात सही है, नई दवाओं पर होती है, लेकिन जिन दवाओं पर इन कंपनियों को पेटेंट मिल जाता है वो दवाएं नई हों हमेशा ये जरूरी नहीं होती हैं। पुरानी दवाओं में थोड़ा परिवर्तन करके उनको नया बना लिया जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, मामूली सा परिवर्तन करते हैं और वो नई दवा के रूप में रजिस्टर हो जाती है। तो अब तक उन्होंने लूटा पुरानी दवा बेचकर, अब उसी में थोड़ा मामूली परिवर्तन करके उसको नया बना दिया। दवा मूल रूप से वही पुरानी है, अब पेटेंट व्यवस्था में लाके उसको और 20 साल मोनोपोली लेके लूटेंगे बाजार को वो। तो ये एकाधिकार का मामला बड़ा खतरनाक है और भारत सरकार ने ये पेटेंट कानून लागू कर दिया। और इस पेटेंट कानून के बाद देश में धड़ल्ले से विदेशी कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा अभ्यास करने की कोशिश की हमने कि पेटेंट कानून बदलने के पहले और पेटेंट कानून बदलने के बाद कंपनियों के मुनाफे में कितना अंतर आया है। तो आप हैरान हो जाएंगे, जब तक 1970 का पेटेंट कानून इस देश में लागू था, कंपनियों के मुनाफे में 1,000% और कहीं कहीं तो 20,000% का मुनाफा बढ़ गया पेटेंट कानून लागू होने के बाद, क्योंकि दवाओं की कीमतें बढ़ गई। पेटेंट के कानून लागू होने के पहले वो दवा बाजार में 10, 12, 15 रुपए में उपलब्ध थी। पेटेंट कानून लागू होते ही वो दवा 650 रुपए में हो गई। 10 टैबलेट की स्ट्रिप कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन की पेटेंट कानून के पहले 25, 22, 23 रुपए में बाजार में थी, वही 10 टैबलेट की स्ट्रिप अब बाजार में 740 रुपए की हो गई। ऐसी 85 दवाएं हैं जिनका हमने बाजार से सर्वेक्षण करके निकाला कि पेटेंट के पहले 10, 12, 15, 20 रुपए में 10 टैबलेट मिल रही हैं, पेटेंट कानून बदलते ही 750, 800, 1100, 1200, 1500 रुपए में 10 टैबलेट हो गई। इतनी महंगाई बढ़ गई दवाओं के क्षेत्र में। और ये महंगाई आप सभी डॉक्टर महसूस करते होंगे पिछले 8-10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पिछले 8-10 वर्ष पहले ही ये पेटेंट कानून बदला गया। 1995 में सरकार ने ये पेटेंट कानून बदला और पूरी तरह से 2001 में इसमें पूरी ताकत से देश में लागू करा दिया। अब इस पेटेंट कानून में हमारे देश की स्थिति और हमारी कंपनियों की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अमेरिका और यूरोप की कंपनियों की ताकत इसमें बढ़ती चली जा रही है। तो आप बोलेंगे इसमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी डॉक्टरों की मदद से इस देश में एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए कि ये पेटेंट के दायरे में दवाओं के आने के बाद जो कीमतें बढ़ी हैं और विदेशी कंपनियों ने मुनाफाखोरी शुरू की है, जो लूटखोरी शुरू की है, उसके ऊपर नियंत्रण भी आप सभी लोग लगा सकते हैं। कुछ चुनी हुई कंपनियां हैं जिनके लिए ये सारा खेल हो रहा है, जैसे फाइजर है, जैसे एली लिली है, जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बीचम है, जैसे सेंडोज है, जैसे वुरो वेलकम है। ऐसी चुनी हुई दुनिया की 50 कंपनियां हैं जो इस समय भारत में हैं। उनके लिए ये सारा पेटेंट कानून बदला गया और उन्होंने जबरदस्त लॉबिंग करके सरकार के अधिकारी और नेताओं के स्तर पर घूसखोरी फैलाकर इस कानून को अपने पक्ष में करवा लिया। आम आदमी को पता ही नहीं चला कि पिछले 8-10 वर्षों में दवाओं की जो कीमतें अंधाधुंध बढ़ी हैं वो किसी कानून के बदलने से बढ़ी हैं, ना कि बाजार में रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने से। हमको कई बार ऐसा लगता है, कई हमारे डॉक्टर मित्र हैं वो कहते हैं कि शायद 8-10 वर्षों में जो मूल दवाएं हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो केमिकल्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ी होंगी, इसलिए दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि कई मूल दवाओं की कीमतें पिछले 10 साल में घटी हैं, बिल्कुल घटी है। मैं बताता हूँ, एक दवा है, एक खास तरह की दवा, नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, 24,000 रुपये किलो के आसपास थी 10 साल पहले। अब वो दवा 1,000-1,200 रुपये किलो के आसपास इस देश में बन रही है। इतनी कीमत उसकी कम हुई है। 36-37 हज़ार रुपये किलो की एक मूल दवा थी, आज वो 700-800 रुपये किलो में बन रही है। तो 8-10 वर्षों में मूल दवाओं की कीमतें, रसायनों की कीमतें घटी हैं। फिर भी बाजार में बिकने वाली जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी कीमतें हज़ारों % बढ़ी हैं। उसका कारण है पेटेंट का कानून और किन्हीं कंपनियों की पूरे बाजार पे मोनोपोली और उनका एकाधिकार। आप इन कंपनियों की मोनोपोली को चुनौती दे सकते हैं और इनके एकाधिकार को तोड़ सकते हैं। आप बस थोड़े से जागरूक हो जाएं,
थोड़े ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं और थोड़ा सा देश के बारे में ज़्यादा सोचना आप शुरू करें तो बहुत आसानी से इन कंपनियों के इस पूरे दुष्चक्र को आप तोड़ सकते हैं और इनको ज़मीन पे ला सकते हैं। बस आपको एक ही बात करनी है, और वो बात हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, महात्मा गांधी की सिखाई हुई और बताई हुई है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब गुलामी का पहाड़ बहुत बड़ा हो जाए तो बहिष्कार वो डायनामाइट है जो किसी भी गुलामी के पहाड़ को तोड़ सकता है। ये गांधी जी कहा करते थे। 1942 में उन्होंने भारत के लोगों को ये कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, अब इस अंग्रेजी गुलामी को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि आप अंग्रेजों का और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उसके बाद ये गुलामी टूट जाएगी। और भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों की गुलामी टूटी और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। महात्मा गांधी की यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी ये विदेशी कंपनियों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, दवा के क्षेत्र में उनकी लूटखोरी बढ़ गई है, उनका मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत से जो लूट कर वो पैसा ले जा रहे हैं, दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है, रात रात बढ़ता जा रहा है। पहले 60-70 करोड़ रुपए लेके जाते थे 1970 में, आज बड़े आराम से हर साल 32 से 35 हज़ार करोड़ तो ऑफिशियल उनके आंकड़े हैं, वो लूट के ले जा रहे हैं यहाँ से। फाइज़र है, ग्लेक्सको है, एली लिली है, स्मिथ लाइन बीचम है, मैंने आपको बताया सीवग आएगी है, संडोज है, वुरोज वेलकम है, ऐसी 50 एक कंपनियाँ हैं। इनको आप भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन चिकित्सा क्षेत्र में इन कंपनियों का नाम सुनते हैं। मेरी आपसे सिर्फ विनम्र प्रार्थना है कि इन कंपनियों ने सरकार को तो खरीद लिया, नेताओं को तो खरीद लिया, और हमारे विधायकों को, सांसदों को भी खरीद लिया और उनकी मनमर्जी का कानून पास करा लिया संसद में। और भारत की कोई विधानसभा इस कानून का विरोध ना करे, इसके लिए विधानसभाओं से पहले अनुमति उन्होंने ले ली। तो ये सब काम उन्होंने करके खेल अपना खेल लिया। लेकिन मेरा कहना है कि आप चिकित्सक बंधु अगर इकट्ठे हो जाएं और एक संकल्प ले लें तो इन सारे विदेशी कंपनियों ने ये जो खेल खेला है इसको आप उलट सकते हैं और इनके षड्यंत्र को नाकाम कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ का प्रयोग करना है, बहिष्कार, बहिष्कार और बहिष्कार। मैंने आपसे शुरू में एक निवेदन किया था, वो ये था कि आप गैर जरूरी दवाएं प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें, फालतू दवाएं ना लिखें, गैर जरूरी हेल्थ टॉनिक प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें, फालतू दवाओं के हेल्थ टॉनिक ना लिखें। इसके साथ साथ एक विशेष निवेदन मेरा ये है कि विदेशी कंपनियों की दवाएं आपके प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि हमने बाज़ार में ये पूरा सर्वेक्षण कर लिया है कि विदेशी कंपनियों की एक भी दवा ऐसी नहीं है जो भारत में बनती नहीं है जिसका स्वदेशी विकल्प नहीं। सभी विदेशी कंपनियों की दवाएं, कैंसर से लेकर और साधारण दवाएं, सर्दी खांसी जुकाम तक भारत के बाज़ार में उपलब्ध हैं। उनके स्वदेशी उत्पादक हैं और स्वदेशी विकल्प हैं। तो जब विदेशी कंपनियों की दवाओं के स्वदेशी विकल्प बाजार में हैं तो आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में वो डालना है और इतने से ही पूरे देश में एक नई चेतना का आरंभ हो जाएगा, एक नए युग का आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मेरी यही विनती है कि जब प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो ध्यान रखें फाइजर कंपनी की कोई दवा आपके प्रिस्क्रिप्शन में ना आए, ग्लेक्सको की कोई दवा ना आए, स्मिथ लाइन बीचम की ना आए, वुरोज वेलकम की ना आए, संडोज की ना आए, जितनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, एली लिली की ना आए। कि एली लिली आई है अमेरिका से और उनके पास जो पूंजी का आधार है वो रैनबैक्सी से हजारों गुना बड़ा है। एली लिली चाहे तो हिंदुस्तान की 20 बड़ी कंपनियों को खरीद सकती है क्योंकि उनका पूंजी आधार बहुत बड़ा है। और वो पूंजी आधार बड़े होने का कारण क्या है? वो लोग बहुत अमीर हैं ऐसा नहीं है, उनके पूंजी आधार के बड़े होने का एकमात्र कारण है अपना दुर्भाग्य। और वो दुर्भाग्य ये है कि जब एली लिली भारत में $1 लेके आती है तो वो भारत में 50 रुपए हो जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। कभी हम जब आज़ाद हुए थे 1947 में तो लगभग डॉलर और रुपया बराबर था, लेकिन आज़ादी के 63 सालों में रुपए का मूल्यन इतना हुआ है कि अब 50 रुपया $1 के बराबर है। तो एली लिली जब $1 का इन्वेस्टमेंट भारत में करती है तो सीधे 50 रुपये में वो बदल जाता है। और हमारे देश की किसी रैनबैक्सी के लिए वो $1 डॉलर नहीं हो पाता है, वो 50 रुपये में डॉलर आता है।
तो आप जरा इसका अंदाज़ा लगाइए कि एली लिली अपनी एक इकाई के खर्चे से भारत की किसी कंपनी की 50 इकाई खरीद सकती है, 50 यूनिट्स, सिर्फ एक यूनिट खर्च करके वो 50 यूनिट्स 50 इकाई खरीद सकते हैं। ये उनके पूंजी के आधार के बड़े होने का कारण है। और जब तक ये आधार उनको उपलब्ध है $1 50 रुपए का, तब तक वो आकर भारत की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को सस्ते से सस्ते में खरीद लेंगे। अब आप चाहें तो भारत को इस बुरी अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां तो लूट लूट के ले ही जाने वाली हैं। मैंने आपको बताया कि जब वो आई थी तो 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और पहले ही साल में इतना गुना कमा के ले गई। अब तो और ज़्यादा लूट उनकी बढ़ गई है। अगर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और इनका मुनाफा बढ़ता जाएगा और इनका बाजार पर एकाधिकार बढ़ता जाएगा तो भारत के लिए तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर खतरनाक है, मरीजों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आप इसमें एक बड़ी मदद करिए, देश को इस समय आपकी बहुत ज़रूरत है। आपकी संवेदनशीलता, आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमत्ता देश के एक बड़े अर्थव्यवस्था के हिस्से को बचाने में काम आए, ये और भी बड़ी बात होगी। आप मरीजों को बचा रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, उनकी हैसियत के हिसाब से उनको इलाज देकर समाज में स्थापित करा रहे हैं, ये काम में तो आप लगे ही हुए हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को भी बचाने में आप लग सकते हैं। मतलब मैं सीधा कह रहा हूँ, हर साल ये विदेशी कंपनियाँ दवा के क्षेत्र से जो लूट कर ले जा रही हैं, वो पैसे को आप बचा सकते हैं और वो पैसे का गुणात्मक रूप से देश के विकास में उपयोग करा सकते हैं। 35,000 करोड़ रुपए सालाना अगर आप इस देश को बचत के रूप में दे सकें तो ये बहुत बड़ी रकम है इस देश के लिए। कई राज्यों का बजट बन सकता है 35,000 करोड़ रुपए से। आप उसमें बड़ी भूमिका निभा दीजिए और वो भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि आपके क्लिनिक में, आपके ऑफिस में ये चुनी हुई 50 जो विदेशी कंपनियां हैं, इनके नाम लिस्ट करके रख लीजिए और आप उनको ध्यान दीजिए कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन पर आपका पेन चले तो ऐसी किसी मल्टीनेशनल का, किसी विदेशी कंपनी की दवा का नाम आप ना लिखें, उसके विकल्प में देशी, स्वदेशी, भारतीय दवाओं का नाम लिखें। आप बोलेंगे सारे विकल्प उपलब्ध हैं, हाँ सारे विकल्प उपलब्ध हैं, एक भी विकल्प में कहीं कमी नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप और हम मिलकर एक सूची बनाएं। मेरे पास ये 50 कंपनियों के नाम हैं, आप जब चाहेंगे आपको ये भेजे जा सकते हैं। इनके बाज़ार में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किस किस ब्रांड नेम से ये दवाएं बेच रही हैं, वो भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। और उनके विकल्प में उतने ही अच्छे भारत की स्वदेशी दवाओं के जो ब्रांड नेम हैं वो भी आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये पूरी सूची बनाकर आपको भेजी जा सकती है। आपको सिर्फ उस पर आचरण करना है, अमल करना है और इस देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक इतना ही कहता हूं कि आप भारतीय हैं तो भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें, ये हम बार बार कहते हैं, और भारतीय दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन अपने स्लिप पर लिखें, ये मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूं। ये कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस सुझाव पर, इस विचार पर अगर आगे आप गहराई से कोई काम करेंगे तो हम आप मिलकर बहुत बड़े अभियान को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चिकित्सा का अपराधीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और देश के जो सजग, जागरूक और मानवतावादी, संवेदनशील जो चिकित्सक हैं, उनको प्रतिबद्ध होना इस बात के लिए कि हम दवा के क्षेत्र में भी स्वदेशी की अवधारणा को प्रतिष्ठापित करें, विदेशी कंपनियों के बहिष्कार की जो हमारी पूरी संकल्पना है, तर्क के साथ, तथ्यों के साथ, मूल्यों के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ उसकी अनुपालना करें। अनावश्यक दवा एक मुद्दा है, अनावश्यक ऑपरेशन ये दूसरा मुद्दा है, अनावश्यक परीक्षण ये और बहुत बड़ा मुद्दा है। अनावश्यक दवा, अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक परीक्षण, इससे मुक्त करना है चिकित्सा परंपरा को। मैं सोच रहा था
सारी विदेशी कंपनियों की जो दवाइयां बिक रही हैं यहां पर, वो आधिकारिक तौर पर करीब 40 से 50 लाख करोड़ रुपए। यदि इतना ही काला बाजारी से बिकती हो तो कितना होगा? करीब 1 लाख करोड़ रुपए। WHO और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस देश की चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च आता है करीब 7 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? फीस कितनी आ जाएगी? इसका मतलब यह हुआ कि फीस का भी बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। यदि 7 लाख करोड़ रुपए फीस के रूप में डॉक्टर्स को मिलते तो फिर तो सबके बारे नारे हो जाते। ये एक बहुत बड़ा कुचक्र है, इससे देश को बाहर निकालना है। माने आधिकारिक तौर पर और काला बाजारी के तौर पर जो दवाइयां बिक रही हैं वो 80-90 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर ये 6 लाख करोड़ रुपए कहां जा रहा है देश का? वह सारा का सारा पैसा अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक परीक्षण, अनावश्यक दवाओं के नाम पर ये जो पूरा गोरख धंधा, काला धंधा चल रहा है, मौत का व्यापार चल रहा है, इससे देश बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। इससे इस देश को बचाना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बात आ रही थी चिकित्सा के विकल्प। दरअसल असली चिकित्सा को भूल करके हम विकल्पों में खो गए पूरी तरह से, और जो प्रामाणिक चिकित्सा थी हमारी वो कहीं हमसे तिरोहित होती गई। मैंने प्रथम भी इस बात को कहा है कि हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विरोधी कभी नहीं हैं, और मैं आपसे भी कहूंगा, कोई भी चाहे वो किसी भी चिकित्सा परंपरा में पढ़ा हो, बड़ा हुआ हो, वो उसके प्रैक्टिस कर रहा हो, कभी भी चिकित्सा के नाम पर हमें उन्माद नहीं फैलाना है, परस्पर संघर्ष में नहीं उतरना है, परंतु हमको ये देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा लक्ष्य है रोगी को निरोगी बनाना। और मैंने महर्षि चरक का वो संकल्प, सूत्र, मंत्र, तदैव युक्तम भैषज्यम यत आरोग्याय कल्पते, ये जो हमारी बड़ी अवधारणा जो आपके सामने हमने प्रथम दिन रखी, तदैव युक्तम भैषज्यम यत आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोग्यभ्यः प्रमोचयेत्। तो इस अवधारणा को हमें प्रतिष्ठापित करना है कि एक व्यक्ति हमारे पास में रोगी होकर के आया है। अब माना बात आ रही थी कि उसको विटामिन की कमी है, तो विटामिन के स्रोत तो हमारे पास में साग सब्जियां हैं, हमारे पास बहुत से उत्पाद हैं जो प्रकृति ने हमको दिए हैं। हेल्थ टॉनिक की कमी के विकल्प हमारे पास सैकड़ों हैं। वो भाई राजीव जी ने मूंगफली से लेकर के, चना से लेकर के आपको गिनाने शुरू किए। हमारे पास में हेल्थ जिन चीज़ों से बनती हैं, वो शाक सब्जियां, वो फल, वो मेवे बहुत है हमारे पास में, जो हम बेकार की चीज़ें खा रहे हैं। आयरन के विकल्प और कैल्शियम के विकल्प के रूप में तो मैं दवाओं में जाना ही नहीं चाहता। हमने गेहूं, चना, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा और जौ, इन 9 चीज़ों के मिश्रण से एक आटा तैयार करवाया, और हमने उसमें पाया यदि ऐसे ही जो अनाज है इनको मिला करके खाते हैं, पहले मिला जुला खाते थे। ये जो मैंने बताया, गेहूं, चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, जो इसका प्रयोग करते हैं यदि, और कुछ नहीं है तो हमारे घरों में इस तरह की व्यवस्थाएं पहले रहा करती थी। गेहूं, चना, जो हम मिला करके खाते थे ऐसे। कभी कभी बाजरे की रोटी खाते थे, कभी चौलाई की रोटी खाते थे, कभी सिंघाड़ा खा लेते थे, उपवास के बहाने ही सही। सबसे ज़्यादा कैल्शियम का रिच सोर्स है सिंघाड़ा, चौलाई, कोदो, रागी जिसको उधर बोलते हैं दक्षिण में, इधर पहाड़ की तरफ उसको कोदो बोलते हैं। सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है ये, किसका? कैल्शियम का। बाजरा सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है आयरन का, और केला तो लोग घरों में भी लगा सकते हैं।
केला में सेव से कई गुना ज्यादा आयरन है और हर आदमी खा सकता है, सबसे सस्ता है और अपने घर में लगा सकता है, अपने खेत में लगा सकता है। हमें आयरन के विकल्प, हमें कैल्शियम के विकल्प चोलाई है ना, जो है ना, सिंगाड़ा है ना, अपने पास में कितने विकल्प हैं। और बात यह है कि पोषक तत्व तो हमारी दाल रोटी सब्जी में सब हैं, उन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता। तो उनको बोलो 5 मिनट कपालभाति करो, सारे विटामिन मिल जाएंगे। आहार में है पोषक तत्व, वो अवशोषित नहीं हो पाते आपके शरीर में, डाइजेस्ट नहीं हो पाते। डाइजेस्ट कैसे होंगे? यह हाथी के शरीर में सारे पोषक तत्व होते हैं, क्या खाता है? पत्ते खाता है। हम खाते क्या हैं यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह उसको पचाते कितना है। मेरे भाई, कैल्शियम है आपके आहार में, दूध में ही सबसे ज्यादा कैल्शियम है, कितनी चीजों में कैल्शियम है। बात यह है कि हम पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे करें। और एक सीधी सी बात है, वह बीमार होने से कैसे देश बचे, यह भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 365 दिन में मुझे कि एक बार भी बुखार की दवाई क्यों नहीं लेनी पड़ती? क्यों मुझे एक बार भी सिर दर्द नहीं होता? क्यों मुझे एक बार भी बुखार नहीं होता? क्यों मुझे एक बार भी दस्त नहीं लगता? तो इस देश के लोगों को यह समझाना है, ताकत बाहर नहीं, ताकत तो तुम्हारे भीतर है। ओज तेज तुम्हारे भीतर है, बाहर की डेंटिंग पेंटिंग करने में लगे हुए। ये तो एक बताए दवाइयों का षड्यंत्र, कॉस्मेटिक का कितना बड़ा षड्यंत्र है, पूरे देश को पागल बना रखा है। गोरापन लाए, दाग हटाई सिर्फ 4 हफ्तों में। 4 हफ्ते में तो देश का पूरा देश गोरा हो जाना चाहिए था, एक भी गोरा नहीं हुआ। तो देश के लोगों को बीमार होने से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं कह रहा हूं, जब मैं 365 दिन बीमार नहीं होता तो मेरे इस देश के लाखों नहीं करोड़ों लोग जब योगाभ्यास को अपनाएंगे तो बीमार होने से ही बच जाएंगे।